कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने द हिंदू में परिसीमन है असली मुद्दा, महिला आरक्षण नहीं शीर्षक से एक लेख लिखा है। उनका तर्क है कि लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने वाले किसी भी परिसीमन का आधार केवल गणितीय नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से न्याय संगत होना चाहिए। आइए उनके इस लेख के मुख्य बिंदुओं को उन्हीं के शब्दों में विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री विपक्षी दलों से उन विधेयकों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं जिन्हें सरकार संसद के एक विशेष सत्र में जबरन पारित करना चाहती है, जबकि उसी समय तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव अभियान अपने चरम पर होगा। इस असाधारण जल्दबाजी का केवल एक ही कारण हो सकता है, और वह है राजनीतिक लाभ उठाना और विपक्ष को रक्षात्मक स्थिति में लाना। प्रधानमंत्री हमेशा की तरह सत्य को पूरी तरह से उजागर नहीं कर रहे हैं। संसद ने सितंबर 2023 में एक विशेष सत्र के दौरान सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया था। इस अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 334 ए पेश किया, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसे अगली जनगणना और जनगणना आधारित परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू किया जाना निर्धारित था। विपक्ष ने यह शर्त नहीं रखी थी। वास्तव में राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर देकर मांग की थी कि आरक्षण के प्रावधान को 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए, लेकिन सरकार अपने अज्ञात कारणों से इसके लिए सहमत नहीं हुई। अब हमें यह समझाया जा रहा है कि 2029 से ही महिला आरक्षण लागू करने के लिए अनुच्छेद 334 ए में संशोधन किया जाएगा। प्रधानमंत्री को अपनी नीति पलटने में 30 महीने क्यों लगे, और वह विशेष सत्र बुलाने के लिए कुछ हफ्तों का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? विपक्षी नेताओं ने सरकार को एक बार नहीं बल्कि 3 बार पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव का अंतिम चरण समाप्त होने के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए ताकि सरकार के नए प्रस्तावों पर चर्चा की जा सके। लेकिन उस पूरी तरह से तर्कसंगत अनुरोध को ठुकरा दिया गया है। इसके बजाय प्रधानमंत्री ने लेख लिखने, राजनीतिक दलों से अपील करने और सम्मेलन आयोजित करने का सहारा लिया है। यह एक गुप्त पैंतरेबाजी है जो प्रधानमंत्री के वर्चस्व की राजनीति और निर्णय लेने के उनके मेरी बात मानो या रास्ता नापो वाले रवैये को दर्शाती है। अतीत से सबक। इसकी तुलना उस तरीके से करें जिस तरह क्रमशः अप्रैल 1993 और जून 1993 में संसद द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक अंततः पारित किए गए थे। उन विधेयकों पर चर्चा और बहस में लगभग 5 साल लगे, जिसके बाद पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण कानून बना। यह दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक विशिष्ट उपलब्धि थी। आज ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 15 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, जो कुल संख्या का 40% से अधिक हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इसी उपलब्धि के कंधों पर खड़ा है। पिछली दशकीय जनगणना 2021 में होनी थी। मोदी सरकार इसे टालती रही। इसका एक परिणाम यह हुआ है कि 10 करोड़ से अधिक लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अपने कानूनी अधिकारों से वंचित रह गए हैं, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आधार प्रदान करता है। जनगणना का कार्य 5 साल की अकथनीय देरी के बाद ही शुरू हुआ है। गर्व से दावा किया जा रहा है कि यह एक डिजिटल जनगणना है। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि डिजिटल प्रकृति के कारण अधिकांश जनसंख्या गणना के आंकड़े 2027 में ही उपलब्ध हो जाएंगे। इस सत्र को बुलाने और परिसीमन आयोजित करने की अपनी अत्यधिक जल्दबाजी के लिए सरकार के बहाने स्पष्ट रूप से खोखले हैं। लगभग ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 2027 की जनगणना जाति जनगणना भी होगी,
यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने और संसद में जाति जनगणना कराने के विचार को खारिज करने वाले सवालों के जवाब देने के बाद की गई थी। यह तब भी हुआ था जब प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की मांग करने वाले कांग्रेस नेताओं पर अर्बन नक्सल मानसिकता से ग्रस्त होने का आरोप लगाया था। जो भी हो, जनगणना 2027 का उद्देश्य जाति के आधार पर जनसंख्या की गणना करना है, ताकि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सके। बिहार और तेलंगाना ने अपने अपने राज्यों में व्यापक जाति सर्वेक्षण किए हैं, जिसमें पूरी प्रक्रिया में 6 महीने से अधिक का समय नहीं लगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि यह दुष्प्रचार कि जाति जनगणना से जनगणना 2027 के प्रकाशन में देरी होगी, बिल्कुल सच नहीं है। वास्तव में प्रधानमंत्री का असली इरादा अब जाति जनगणना में और देरी करना तथा उसे पटरी से उतारना है। विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू होने वाला है। फिर भी अब तक सांसदों के साथ ऐसा कोई आधिकारिक प्रस्ताव साझा नहीं किया गया है कि सरकार सत्र में वास्तव में किन विषयों पर विचार करना चाहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिसीमन के लिए किसी फॉर्मूले का सुझाव दिया जा रहा है। किसी भी परिसीमन से पहले अतीत की तरह जनगणना का अभ्यास होना चाहिए और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि लोकसभा की सदस्य संख्या में वृद्धि से जुड़े किसी भी परिसीमन को केवल गणितीय ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी न्याय संगत होना चाहिए। परिवार नियोजन में अग्रणी रहे राज्यों और छोटे राज्यों को पूर्ण या सापेक्ष नुकसान की स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए। आनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप वास्तव में सापेक्ष प्रभाव का नुकसान हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में अंतर बहुत बढ़ जाता है। सावधानी पूर्वक विचार की आवश्यकता। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान करता है। इसका मतलब है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित क्रमशः 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगी। सितंबर 2023 में बहस के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने मांग की थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित महिलाओं के लिए भी इसी तरह का आरक्षण प्रदान किया जाए। उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए आरक्षण पहले से ही प्रदान किया गया है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई के मध्य में शुरू होगा। यदि सरकार 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाती, विपक्ष के साथ अपने प्रस्तावों पर चर्चा करती, सार्वजनिक बहस के लिए समय देती और फिर मॉनसून सत्र में संविधान संशोधन विधेयकों पर विचार करती, तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। हमारे राजनैतिक ढांचे में अत्यंत दूरगामी परिवर्तनों को थोपने की इस तीव्र जल्दबाजी का कठिन समय के दौरान विमर्श प्रबंधन के अलावा कोई औचित्य नहीं है। यह प्रक्रिया अत्यंत दोषपूर्ण और अलोकतांत्रिक है। यहाँ मुद्दा महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, वो पहले ही तय हो चुका है। असली मुद्दा परिसीमन है, जो अनौपचारिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर अत्यंत खतरनाक और स्वयं संविधान पर ही एक प्रहार है।